आइए दोस्तों एग्जाम की तैयारी करें हमारे साथ इसी सिलसिले में। आज की वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी कृतिका में मेरी संग की औरतें इस पूरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने पार्ट पढ़ा हो, समझा हो या ना पढ़ा समझा हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आएगा और कोई सा भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाए आप जरूर कर पाएंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि हर एक अपडेट वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो पहला सवाल है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। भाई लेखिका के जन्म होने से पहले लेखिका की नानी की डेथ हो गई थी, तो जाहिर सी बात है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा ही नहीं, फिर भी नानी की पर्सनैलिटी से वो प्रभावित थी। अच्छा लगता था उन्हें नानी की पर्सनैलिटी। तो कह रही क्यों प्रभावित थी वो। देखिए सिंपल सी बात है, आपने भी अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादा नाना या दादी नानी की बातें सुनी होगी। कई बार आपकी मम्मी आपको स्टोरी लगाते हैं कि तुम्हारी नानी ऐसी थी, तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तो हमें भी लगता है कि भाई हमारे दादाजी, हमारी नानी काफ़ी अच्छी रही होंगी, है ना। भले हमने देखा नहीं फिर भी हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हमें भी उनके बारे में बहुत सीखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। लेखिका ने अपनी नानी दादी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी जो है वो अपने अंतिम दिनों में, जब जीवन के अंतिम दिन थे, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की। उस भेंट में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मेरी बेटी यानी कि लेखिका की माँ की शादी किसी क्रांतिकारी से वो करवाएं। अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं, भाई अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं, क्रांतिकारी से करवाएं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता, देश प्रेम की भावना थी कि भाई मेरी बेटी की शादी किसी रईस से भले ना करो, आप किसी पर्सनैलिटी वाले से भले ना करो, अंग्रेज से भले ना करो, लेकिन आपको क्रांतिकारी से करवाना है। ठीक है, तो इसमें सच्ची देशभक्ति दिखाई दे रही थी। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की और देखने की तो हिम्मत मतलब ही नहीं है। किसी पर पुरुष को देखा तक नहीं, है ना। भाई जिन्होंने अपने पति को ठीक से नहीं देखा हो वो दूसरे पति को क्या देखेंगे ठीक से, है ना। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी से प्रभावित हुई थी और उनका सम्मान करती थी। भले लेखिका अपनी नानी से मिली नहीं, फिर भी लेखिका ने अपनी माँ से नानी के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी थी, जिसके कारण वो अपनी नानी से बहुत प्रभावित थी। एक चीज़ आपको, जब भी कृतिका से सवाल आते हैं, आपको 3 सवाल आते हैं, कोई 2 करने होते हैं और ये 4-4 नंबर के होते हैं। बहुत आसान होते हैं। आपने में अपनी फीलिंग से जोड़नी है। लगभग आधा पेज का आपको आंसर लिखना है। तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ उन्हें समझ करके आपने अपनी लैंग्वेज में आंसर देना है। ठीक है। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही लेखिका की नानी का। फिर लेखिका की नानी ना फौज में गई, ना किसी मिलिट्री में थी, ना किसी फोर्स में थी, ना किसी पुलिस में थी, फिर भी आज़ादी के आंदोलन में उनकी भागीदारी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था। मरते समय उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेज से नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी से, जो क्रांतिकारी हो, जो भारत देश से प्यार प्रेम करता हो, उससे शादी करवाने की इच्छा जाहिर की। तो भाई देश प्रेम की भावना है ना। जरूरी नहीं है कि हम देश की रक्षा बॉर्डर पे ही करें, हम देश की रक्षा अपने घर में रह करके, अपने इलाके में रह करके भी कर सकते हैं। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ना गई हो, भाई भले वो बॉर्डर पे ना गई हो डायरेक्टली, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में शामिल रही। देश प्रेम की भावना उनके मन में थी। भाई कोई क्यों कहेगा कि मेरी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से करें, किसी क्रांतिकारी से करें, जो भारत देश से प्यार करता हो उससे करें। डेफिनेटली जो भारत से प्यार करता हो, देश से प्रेम करता हो, उसी के मन में फीलिंग आएगी। और इसका यही उदाहरण भी यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति से नहीं बल्कि पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी और ये कहा कि भाई मेरी बेटी की शादी मेरे पति नहीं करेंगे, क्योंकि उन लेखिका के जो नाना जी थे वो मॉडर्न थे, अंग्रेजी ख्यालों के थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी आप नहीं करोगे, बल्कि वह चाहती थी कि स्वतंत्रता सेनानी हो। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करने वाले को। उन्हें अंग्रेज़ों और अंग्रेजियत से सख्त नफरत थी। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था, इसीलिए उन्होंने अंतिम समय में भाई पति के दर्शन से ज़्यादा उन्होंने प्यारेलाल जी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की।
अगला सवाल है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। लेखिका की माँ परंपरा वाली माँ नहीं थी जो अपने बच्चों को ये सिखाए कि बेटा सबके साथ मिलके रहना चाहिए, रोटी बनानी सीखो, कपड़े धोने भी आना चाहिए, ससुराल में कैसे रहते हैं, पति के साथ कैसे रहते हैं, कभी नहीं सिखाया अपनी बेटी को। मतलब परंपरा में जी ही नहीं, फिर भी सबके दिलों में राज करती थी। तो लेखिका की माँ में कुछ टैलेंट रहा होगा ना। आइए देखते हैं। लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक, सुंदर व स्वतंत्र विचारों की महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख नहीं दे पाई। भाई ससुराल में कैसे रहना है नहीं कहा उन्होंने कभी, ना खाना पका कर खिलाया, अपनी बेटी को कभी अपने हाथ से भी खाना भी नहीं खिलाया, और ये भी नहीं कहा कि तुम अपनी ससुराल में जाओगी तो सबकी सेवा करना, बिल्कुल नहीं कहा। उनका अधिकांश समय अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, संगीत में बीतता था। लेखिका की माँ का, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, सबका कभी किसी की बात इधर की उधर नहीं करती थी, चुगली नहीं करती थी। मान लीजिए आपकी कोई सीक्रेट बात मुझे पता है तो वो सिर्फ मुझे ही पता होगी, मैं उसे किसी दूसरे को नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी बात वो किसी बात को मन में नहीं छुपा पाते हैं और फट से बोल देते हैं। सीक्रेट बात भी वो खुले में बोल देते हैं। बहुत गलत, गंदी आदत होती है ऐसी। शायद यही कारण था कि हर काम में उनकी राय भी ली जाती थी, सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और क्योंकि ये किसी की बात किसी दूसरे को नहीं बताती थी इसलिए लोग अपनी पर्सनल बात भी शेयर कर लेते थे। ठीक है, तो ये क्वालिटी थी इनकी माँ में। दूसरा सवाल है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र। जो लेखिका की दादी थी, मतलब लेखिका के अपने घर का माहौल कैसा था। भाई जो लेखिका के दादाजी थे वो भी एक तरह से अंग्रेजी ख्यालों के थे। लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग अंग्रेजियत के दीवाने थे, क्योंकि हमारा देश गुलाम था तो कुछ लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे। वही लोग कुछ भारतीय नेताओं के मुरीद भी थे। देश में बहुमती होने के बाद भी एकता का बोलबाला था। भाई देश में कोई किसी मत में, कोई किसी मत में, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी की बात करता है, फिर भी सारे एकता की बात करते थे अपने देश को आज़ाद करने की। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी, यानी कि कंजस्टेड नहीं था, सब ब्रॉड माइंडेड थे। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता और निजता बनाए रख सकते थे। ऐसा नहीं कि तुम किससे मिल रही हो, किससे चैटिंग कर रही हो, किससे बात कर रही हो, सबको नहीं, आप जिससे बात कर रहे हो आपकी पर्सनल बात रहेगी, कोई भी आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि क्या हर घर का ऐसा माहौल होना चाहिए कि हमारे पर्सनल मैटर में कोई भी दखल ना दे। क्या लगता है आपको? अपने आंसर का रीजन भी ज़रूर कमेंट में बताइए। आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। घर के बच्चों के लालन पालन में घर के सभी लोग जिम्मेदार थे। ऐसा नहीं कि माँ ही ख्याल रखेगी या पापा ही ख्याल रखेंगे या दादा दादी ख्याल रखेंगे। घर का कोई भी मेंबर किसी भी मेंबर की देखभाल कर सकता था। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि घर का जो माहौल था ना वो अमन चैन था, मौज थे, आराम से सब ईमानदारी से रहते थे। ऐसे नहीं कि अपनी बात किसी को नहीं बतानी, सीक्रेट बात है तो आप कुछ भी उल्टे सीधे काम करो। उल्टे सीधे काम नहीं, सारे अच्छे से रहते थे और बहुत मौज से रहते थे। अगला सवाल है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। भाई दादी ने कहा कि मुझे अपनी बहू के लिए पहला बच्चा लड़की चाहिए। भाई लोग तो लड़के की डिमांड करते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे घर में लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो। लेकिन जो दादी है उन्होंने कहा कि हमारे घर में मेरी पोती की बेटी होना चाहिए, ना कि बेटा होना चाहिए। भाई क्यों? कुछ रीज़न होगा ना। दादी एक सामान्य महिला थी, नॉर्मल महिला थी। उनके मन में लड़का लड़के का भेद नहीं था, बल्कि वो लड़के से ज़्यादा लड़की को पसंद करते थे। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ। भाई कई पीढ़ियों में कोई लड़की पैदा नहीं हुई। प्राय सभी लोग लड़के की कामना करते थे, लेकिन दादी लड़की चाहती थी। दादी जी को ये भेदभाव शायद चुभता होगा कि परिवार में किसी कन्या का होना जरूरी है, और कन्यादान तभी कर पाएंगे जब कन्या होगी। उनके मन में को बेचैन करता होगा कि भाई लड़की होनी ज़रूरी है, और लड़की का कन्यादान कैसे करेंगे, सारे लड़के लड़के होते रहे। उनके घर में कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। शायद इन्हीं कारणों की वजह से परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। वो प्रार्थना करते थे कि भाई मेरे घर में
मेरी बहू की, मेरे बेटे की बेटी होनी चाहिए, ना कि लड़का होना चाहिए। तो भाई कैसा लगा आपको ये वाला? थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं। थोड़ा डिफरेंट है। आजकल जहाँ लोग लड़का चाहते हैं, वहीं पुराने ज़माने में भी दादी मतलब पोता पोती चाहती थी। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी अपनी राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क दीजिए। सिंपल सी बात है। हम किसी बच्चे को डराएंगे, धमकाएंगे, लेक्चर देंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे, उससे बेटर है कि हम प्यार से उसे समझाएं, आराम से, सहजता से। उसे भी ऐसा ना लगे कि मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जाएगा, है ना। कई घरों में ऐसा माहौल मैंने देखा, वो अगर लड़का लड़की की भी बातें करेंगे तो ओपन बातें करेंगे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं जो लड़कियों में होते हैं, बहुत सारे लड़कों में होते हैं। तो कई लोग क्या था, ओपन टॉकिंग करते हैं, उन्हें शर्म झिझक नहीं होती है। तो कुछ ऐसा ही माहौल इनके घर का भी था। डराना धमकाना लेखिका की दादी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि चोर को भी अपना बेटा बना दिया, अपना फेवरेट बना दिया। आइए देखते, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। आप किसी को भी प्यार से अपना दीवाना बना सकते हो, किसी को भी प्यार से घायल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको हथियार चलाने पड़ेंगे, ठीक। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने, लेक्चर देने या उस पर प्रेशर डालने से अच्छा है कि आप सहजता से बात करें, आराम से, प्यार से बात करें, उससे लाएं, उससे बात करें, नॉर्मल बातें करें। अगर कोई लड़की जो है किसी लड़के के चक्कर में फंसी है तो उसे डराना धमकाना नहीं, प्यार से बात करो। इसी तरह से लड़के के साथ भी आप कर सकते हैं। लेखिका की नानी ने भी कुछ ऐसा ही किया। लेखिका के माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह सहजता का अनोखा उदाहरण था। चोर आया एक बार उनके घर में, चुपके से चोर आए और चोर ने कुछ ऐसा किया, दादी ने, घर के जो सारे जेंट्स लोग थे वो शादी में गए हुए थे और जो लेडीजें थी वो रत जगह कर रही थी, गाना बजाना अपना एंजॉय करते हैं ना लेडीज जब बारात जाती है, लड़के की बारात। तो भाई दादी के रूम में चोर घुसाया। अब चोर घुसाया तो दादी ने चोर को ना पिटवाया ना ही पकड़वाया। चोर ने उसे, दादी ने उसे प्यार से उसे सारे काम करवा लिए। देखो क्या करवाया दादी ने, उसने ना चोर को पकड़ा ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा करवा ली और इसे अपना बेटा बना लिया। कमाल है ना भाई। चोर से, नामी चोर, उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। ये भी नहीं कि आगे चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी गलत बात है, बिल्कुल नहीं। उसने इतना ही कहा था कि भाई तुम्हारी मर्जी, चाहे तो चोरी करो चाहे तो खेती करो। चोर को बोल दिया कि भाई या तो एक काम कर, तो चोरी कर ले, या तो हमारे घर में खेती कर ले, खेती करके भी तो खाएगा, कमाएगा, इज्जत की रोटी जिए खाएगा और इज्जत से रहेगा, है ना। और जो चोरी करने वाला चोर है ना, वो भी दादी के लिए पानी लाया, दादी की सेवा करने लगा और फिर उसने चोरी छोड़ करके खेती करने लगा। उसकी की जगह यहाँ पर उनकी पड़े, क्योंकि दादी के बारे में हो रही है। उनकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया, बदल गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर भी है। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, बहुत मज़ेदार है। साथ में आप दूसरे चैप्टर्स की वीडियो भी आप देख सकते हैं, सैम्पल पेपर वगैरह हो, सिलेबस हो, सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं, सारे जो A to Z मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं जो भी नई अपडेट है वो भी शेयर करता हूँ। साथ में आपको हिंदी की प्रॉपर 99 नंबर की तैयारी मैं करवाता हूँ। आप मुझसे पर्सनल भी आप कोई ट्यूशन ले सकते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। भाई शिक्षा जो है ना, वो बच्चों का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए। इस दिशा में लेखिका ने कुछ प्रयास किए थे। क्या प्रयास किए थे वही बता रहे हैं। लेखिका की जब शादी हुई, उनके बच्चे हुए थे, देखा कि जहाँ वो रहती हैं वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या करें, उन्होंने खुद चक्कर लगाए, स्कूल खुलवाने की कोशिश करी, लेकिन नाकाम रही। फिर उन्होंने क्या करा, खुद ही अपने आसपास में एक जगह ली जहाँ पर कि पढ़ाना शुरू कर दिया। 2-3 सब्जेक्ट वो खुद पढ़ाने लगी और धीरे धीरे खुद स्कूल खोल दिया और बहुत बड़ा नाम हो गया उस स्कूल का। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब पूरी तरह समझ में आ गई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में रहती थी, कर्नाटक के। उन्होंने वहाँ के कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया। भाई वहाँ जो स्कूल, वहाँ के जो कम्युनिटी है, यानी कि एक तरह से
नेताओं से ये कहा कि स्कूल खोलो। लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने की बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर दिया। कहा भाई क्रिश्चियन बहुत कम है, हम स्कूल नहीं खोल पाएंगे। लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जरूरी नहीं कि वे क्रिश्चियन ही बच्चे पढ़ें, भाई दूसरे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। परंतु बिशप जो वहाँ का जो एक तरह से कह सकते हैं कम्युनिटी थी, वो तैयार नहीं हुई। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लेखिका ने इनमें कुछ लोगों ने लेखिका का साथ दिया और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल रही। कुछ सब्जेक्ट वो खुद पढ़ाने लगी और बहुत बढ़िया स्कूल चला। फिर वहाँ के बड़े बड़े लोग भी अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने लगे। अगला सवाल है, पाठ के आधार पे लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। पाठ के आधार पे बताना है कि कैसे लोगों की समाज में रिस्पेक्ट ज़्यादा है, श्रद्धा, विश्वास, कैसे टाइप के लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है भाई, डेफिनेटली आप भी कुछ लोगों को पसंद करते होंगे, कुछ टीचर्स को पसंद करते होंगे, कुछ गली में अपने साथी फ्रेंड्स को पसंद करते होंगे। तो कैसे लोगों को पसंद करते हैं, और इस पाठ के आधार पे, प्रस्तुत पाठ के आधार पे यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, पहली चीज़ सच का साथ देते हैं। भाई झूठ नहीं बोलेंगे तो उनको श्रद्धा से देखा जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है। तो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, चुगली नहीं करते। पर्सनल बात को, मेरे पास आपकी कोई पर्सनल बात है तो अपने पास रखूँगा ना, मैं इधर उधर शेयर नहीं करूँगा। चुगलखोरी से तो दूर रहते हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग। जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते, हमेशा रोना धोना, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं हो सकता, ऐसे लोगों से दूर रहते हैं लोग। जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें समाज पूरा रिस्पेक्ट देता है, श्रद्धा भाव से देखता है। लेखिका इनमें से एक थी, वो किसी की चुगली नहीं करती थी। दूसरा, वो किसी की बात इधर उधर नहीं करती थी। तीसरा, उनके अंदर मतलब मजबूत इरादे थे, स्कूल खोल दिया। हम लोग छोटा सा काम स्टार्ट नहीं करते, लेखिका ने नई जगह में स्कूल खोल दिया, है ना। तो इस तरह के लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा समाज में होती है। अगला सवाल है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पे लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार दीजिए। भाई लेखिका की बहन भी ना कमाल की थी इस चैप्टर में, और लेखिका के जो व्यक्तित्व, लेखिका उनकी बहन। अकेलेपन का आनंद क्या होता है भाई, जब हम अकेले में होते हैं, कई बार घर में हमारे घर वाले कोई नहीं होते हैं, तो अपने मन की करो, अपने मन से टीवी देखो, मन से खाना बनाओ, जो मन कर रहा है मोबाइल चलाओ, खेलो कूदो, एंजॉय करो, बेड में नाचो, नीचे नाचो। मतलब जब कोई घर में नहीं होता तो इस तरह की फीलिंग आती है। कुछ ऐसा ही लेखिका के साथ भी हुआ। लेखिका व उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उसकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था, वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी। मतलब जो काम करना है वो करना है, परंतु इस जिद से हमेशा सही कार्य को अंजाम दिया करती थी। भाई बहुत सारे बच्चे जिद करते हैं लेकिन उल्टे कामों की जिद करते हैं। लेखिका और उनकी बहन अच्छे कामों की जिद करते थे और उसे पूरा करके रहते थे। जैसे जिद करा उन्होंने कि स्कूल मैं खोलूँगी, और स्कूल खोल दिया। लेखिका के जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वाभिमानी थी। इसी कारण लेखिका ने अपने उद्देश्यों को पाने में सदा सफलता हासिल करी। इसके अलावा आप अपने बारे में बता सकते हैं यहाँ पर कि अकेले में, जब भी अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि भाई नॉर्मली हम खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन जिस दिन हम अकेले होते हैं तो लगता है कि भाई जो मर्जी खाना बना सकते हैं। बाकी आपको कभी अकेलेपन की फीलिंग हुई है, आप कभी अकेले में रहे हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अकेलेपन का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा और आप कब अकेली थी, आपने उस समय क्या किया। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सच में बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और इससे पूरा समझ भी आपको आया होगा पूरा चैप्टर। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आंसर आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता रहता हूँ, हिंदी में हमारा मकसद 33 नहीं कि 99 होता है। तो जो भी कृतिका से सवाल आते हैं उनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, अपनी फीलिंग्स भी उसमें ज़रूर ऐड करेंगे। जो क्वेश्चन का सीधा आंसर है उससे, क्योंकि हमें आधा पेज लिखना है, तो बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। हर चीज़ में अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर जोड़ेंगे, आपके पूरे नंबर ज़रूर आएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।